पुलिस आरोप लगा रही है कि आप आरटीआई और परिचालन मैंने इस संबंध में माननीय उसी जो हमारा लिखा हुआ है और उसी के तहत हमने आरटीआई उनको डाली हुई। क्या बताइए कि हमने कौन सी आरटीआई डाली और किससे हमने प्रशासन को दबाव डाल के हमने कुछ करवाया और कौन सा मेरा काम तुमने किया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई मराठी पत्रकार संघ ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे साथ अशोक वर्मा जी है, जो पिछले 55 दिनों से अधिक समय हो गया वसई में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज ये यहाँ आए, इन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, काफ़ी लंबी पत्रकार वार्ता चली। तो ये यहाँ क्यों आए, क्या है, जानते हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। वर्मा जी, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, कई बार हमने आपकी खबरें प्रकाशित की है, कई बार आपका जो मुद्दा है वो दिखाया है, तो सबको मालूम है और सभी जानते हैं, जो चैनल के व्यूवर्स हैं सभी जानते हैं। आज आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ऐसी क्या नौबत आई कि वसई से निकलकर आज अपनी आवाज़ उठाने आप मुंबई मराठी पत्रकार संघ के कार्यालय पहुँचे। धन्यवाद। मैं उससे पहले सभी जो पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे यूट्यूब वाले हों, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया, विशेषकर वसई विरार के क्षेत्र के पत्रकारों ने, रिपोर्टर्स ने। मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, ये गंभीर प्रश्न हमारे सामने भी है। इसलिए आना पड़ा क्योंकि 54 दिन से मैं वसई विरार में आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है दखल नहीं ले रहा। इसलिए वहाँ जो जंगल राज पनपा हुआ है वो पूरे विश्व देश के सामने आना चाहिए, देश के मीडिया के सामने आना चाहिए, देश के और प्रशासन के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने वो सीमा लांघ के आज यहाँ हमने किया है। और ज़रूरत पड़ी तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली में भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेंगे और वसई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा इरादा है। कारण वहाँ प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती है। बहुत सारी मीडिया ने हम इस बात में को कवर किया हुआ है। उनको कोई डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, कोई डर नहीं है प्रिंट मीडिया का, कोई डर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब उन्होंने ये समझ लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, वही भगवान हैं, वही सब कुछ हैं, वही हिटलर हैं। तो कुल मिला के मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप खुद को हिटलर मत मानो, कानून आपसे बड़ा है, कभी न कभी आप कानून के नीचे आ जाओगे। इसलिए जो भी हमारी लीगल मांगे हैं, एफआईआर दर्ज करना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, आपको करना चाहिए। और ये बात हम आज वसई विरार से क्या आपने मजबूर किया मुंबई में आने के लिए। हम नहीं चाहते थे कि वसई विरार को, लेकिन हम किसी जख्म को जितना छुपाएंगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस जख्म को हम दिखाने के लिए मुंबई लाए हैं। ऐसा करो कि जख्म ही ना हो हमें, तो इसलिए हम यहाँ आए और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि हमें इस वसई के जंगल राज को और पुलिस महानगर पालिका के संगनमत को उजागर करना है, डिस्क्लोज करना है। और ये संगनमत जो है ना कहीं देश के सामने आना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके और देश में न्याय व्यवस्था लागू हो सके। तो आपने सुना अशोक वर्मा जी ने किस तरह से कहा कि मुंबई आने का क्या खास कारण था। उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी चली है, हम भी थोड़े उसके अंश यहाँ आगे वीडियो में लगा रहे हैं। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, मुंबई के पत्रकारों ने क्या सवाल किए और इनके क्या जवाब थे। मुद्दा वही है जो इनके 3 मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर वसई विरार में एफआईआर नहीं हो रही और कहीं ना कहीं उसमें दुर्लक्ष हो रहा है, उसको लेकर ये लगातार 55 दिनों से आवाज़ उठाते आए हैं। और अब इनको ये ऐसा लगा कि मुझे आवाज़ को और बुलंद करना चाहिए, यहाँ मुंबई में आए हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। हमने महानगर पालिका के एक प्रभारी सहायक आयुक्त है मिस्टर लीजेस महात्रे, इंजीनियर है मयूरेश पाटिल, वहाँ एक क्लर्क है संजय पाटिल, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर है। ये जो बिल्डिंग डेमोलिश की गई उसमें है। उसके अलावा जो 11 करोड़ दफन भूमि घोटाला हुआ उसमें तत्कालीन महापौर के बेटे हैं और जो इंजीनियर है वहाँ पे, जो सिटी इंजीनियर थे, उनके ऊपर बहुत सारे अधिकारी जिनका हमने नाम उसमें दिया हुआ है। और जो पुलिस एफआईआर में लिख रही है उसमें हमने एक पीएसआई है मिस्टर सागर साबले, पीआई मिस्टर राजू मानीपुर के पीआई हैं, सीनियर पीआई हैं, और डीसीपी जोन 2 है मिसेस पूर्णिमा चौगले। और आपको ये बता देते हैं कि ये चौगले मैडम क्यों नहीं हमारी बात सुन रही, उसके पीछे भी हमको खबर आई है। इनके जो हस्बैंड है हमारे गृह मंत्रालय में आईएएस हैं
और इनको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। टोटल इनको कोई लीगल काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना है। इनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी भी है गृह मंत्री के साथ ओएसडी है इनके हस्बैंड, तो इनको अभय मिला हुआ है और इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करने की भी एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन जब दूसरे लोगों के ऊपर महानगर पालिका के लोगों पर एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही है तो इनके ऊपर कहां से दर्ज करेंगे? तो इसके लिए जो और प्रक्रिया है वो हम जरूर करेंगे। हमारा आपसे सिर्फ वसई छोड़ के आपके पास हमारा वसई के पत्रकारों ने बहुत साथ दिया, वहाँ के चैनल वालों ने बहुत साथ दिया। अभी नहीं फाइल की है, लेकिन आगे समय इसलिए नहीं फाइल की, मैंने अभी आपको बताया, जस्ट बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने काम ना करके कोर्ट का बर्डन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा डेफिनेटली हम फाइल करेंगे। उसमें हम ऐसा नहीं है न्यायालय, लेकिन न्यायालय मेरा ऐसा मानना है, एज ए प्रोफेशनल भी मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हमारे देश में न्यायालय की जो अवस्था है, उसकी दुर्व्यवस्था जो हो गई है वो प्रशासन ने भी की हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ब्यूरोक्रेट्स ने भी की हुई है, क्योंकि वो अपना काम नहीं करते, वहाँ मैटर बढ़ते चले जा रहे हैं। न्याय मिलने में 10 साल 15 साल लगता है, तब तक ये एसी में बैठ के करप्शन करते रहते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये बोलता हूँ, जनता से बोलता हूँ, मैं एज ए प्रोफेशनल होने के नाते अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि जब आपके पास कोई दूसरा पर्याय ना हो तो कोर्ट जाना। क्योंकि आप कोर्ट जाए जब कोई एफआईआर दर्ज है उसी तो कोर्ट में होना है। बिल्कुल सही आपका सवाल है। कोर्ट जब हम पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस के पास एक यंत्रणा होती है जिसकी वजह से वो जांच करके प्रॉपर एक्यूज को चार्जशीट फाइल हो सकती है, एक्यूज को ट्रायल के लिए पेश लाया जा सकता है। लेकिन जब हम 156(3) में जाते हैं या 226, 227 इसमें जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जाते हैं हम आर्टिकल में, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी वो ये भी ऑर्डर दे देते हैं, वो सारी लीगलिटी होती है कि आप प्राइवेट कंप्लेन करो। अब हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ये प्रूव करेंगे कि इनका रोल है इसमें? तो इसके लिए पुलिस की यंत्रणा ही चाहिए या दूसरी कोई यंत्रणा हो, सीआईडी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये अपना काम करे नहीं। पुलिस सब जो नहीं सुन रही है, हाँ, डीसीपी तक की आप मतलब मैनेज हो रही है, बात नहीं सुन रही है, बराबर। एडिशनल में जा सकते हो या सीपी तक जा सकते हो। बिल्कुल गया हूँ सर 2 जनवरी को हम यस सर इसमें नहीं है, मैं दे सकता हूँ आपको, अभी दे सकता हूँ मैं आपको, समझे? तो वो जो है ना, इसमें तो कहीं क्या देखो वो मैं उनको इसमें लिखा, मैंने लेटर में डेट वेट के साथ सब डाला हुआ, जो इंग्लिश का लेटर है उसके साथ जो लगा, और बाकी चाहिए डॉक्यूमेंट दे दूंगा। 2 जनवरी को मैंने मीरा बैंगर पुलिस आयुक्तालय के सामने 1 दिन का आंदोलन करने का नोटिस दिया था। वहां पे हम लोग को सुबह जाते ही 11 बजे डिटेन कर लिया गया, इलीगली डिटेन किया गया। तो उसके वीडियो हमारे पास धक्का मुक्की भी हम लोग के साथ की, जो जैसे क्रिमिनल के साथ की जाती है। आज तो हम क्रिमिनल नहीं है, लेकिन पुलिस की नजर में शायद हम क्योंकि आवाज उठा रहे हैं तो आजकल आवाज उठाने वाला बड़ा क्रिमिनल होता है। हमको काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 4 बजे तक डिटेन करके रखा गया बिना किसी रीजन के। उसके बाद हमको सीपी महोदय के सामने पेश किया गया एज ए एक्यूज्ड, कि हम जैसे किसी कोई गुनाह करके आए हो। और उनका जो रवैया था, उनका ये रवैया था कि महानगर पालिका कभी गलत कर ही नहीं सकती, और मैं सबूत दे रहा हूँ, हमारे पास साक्ष्य उस चीज के, तो भी सुनने को तैयार नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हिटलर की जैसे बात कर रहे हैं, हिटलर है तो हम पब्लिक सर्वेंट के पास नहीं है, हिटलर के पास नहीं है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो सीपी बनने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था है, ठीक है, उसी में हमको रहना है और उसी कानून के तहत, जिस कानून के तहत अपॉइंट किए गए हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारा एरिया आज तो वहाँ पे आज पॉपुलेशन करीब 30 लाख हो गई है, लेकिन कंप्लीट जंगल राज है। हमारे लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे लिए कोई अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे लिए अच्छी रोडें नहीं है, हमारे लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। और आज 14-15 साल हो गई महानगर पालिका शायद बन के, 14-15 साल 2009 में आज तक हमारी महानगर पालिका का कोई ऑडिट नहीं हुआ, तो आप समझ लो। 54 दिन 55 दिन आपके आंदोलन में, इस बीच में आंदोलन में कई बार आपने बीच में अलग अलग कुछ अनोखे प्रदर्शन किए, अनोखे आंदोलन किए, क्यों, उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने 26 जनवरी को एक आंदोलन करना पड़ा हमको। 26 जनवरी को हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, तो हमने वहां पे गांधी जी का प्रतिज्ञा बनाया
किसी पर्सन और अम्बेडकर जी का, और हमने मार्च निकाला और उनसे माफी मांगी। हम लोगों ने माफी मांगी कि हम देश आपके जो सपने थे उस आधार पे देश नहीं चलवा पाए, हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने खुली माफी मांगी और इन्होंने उसकी न्यूज भी लगाई थी उस मोर्चे की। बहुत काफी पत्रकारों ने उसको स्थान दिया था अपनी रिपोर्ट्स में। एंड ये हमें इसीलिए करना पड़ रहा है कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। आज हम 54 दिन 55 दिन के बावजूद मैं इसलिए मेरी लड़ाई सिस्टम से है। मैं किसी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेने जाते हैं, दूसरा बोलता हूँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम उसमें पक्ष बन जाते हैं। हम पक्ष नहीं बनना चाहते, हमारी कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है। हम ना कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ना हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देना चाह रहे हैं। हमारा जो शिकायत है वो ब्यूरोक्रेट से। ये ब्यूरोक्रेट जो कानून में लिखा है उसका पालन नहीं करते, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, इसलिए उनको आवाज उठाना। अगर ये सही काम करने लगे, एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, लगभग 3,500 कानून इस देश में है, लगभग 3,500, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 0 है। अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो सिर्फ पेपर पे, जमीन पे नहीं है। तो आज नहीं, हम हमारे सामने, आपके सामने जिम्मेदारी है। आप आने वाली जनरेशन को कैसे नजर मिलाएंगे? आप ऐसा देश छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा हालात करके जा रहे हैं जहां पे हम खुल के सांस नहीं ले सकते, हमारी FIR नहीं लिखी जा सकती है। अभी मैं आपको रिसेंटली इससे बाहर का मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा मैं रेफरेंस दूंगा। हम जहां आंदोलन पे बैठे उधर 3 दुकान में चोरी हो गया, 3 दुकान में। वो हमारी दुकान नहीं, किसी और की, आम जनता की है, छोटी मोटी दुकान, कोई चाय वाला है, कोई किसी का सिलेंडर चोरी होगा, किसी का मोबाइल चोरी होगा, ऐसा चोरी हो गया। पुलिस FIR नहीं लिख रही, उल्टा उनको बोल रही है कि आप पहले हमको पूरा प्रूफ दो कि मोबाइल तुम्हारा था, एक दूसरा मोबाइल दुकान में था वो। अब बताइए मेरे को, ये कोई जांच का तरीका है क्या? तो ये तो हास्यास्पद चीजें इन्होंने कानून का मजाक बना रखा है। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। हम कोई हमारा आप पता लगा लीजिए, हमारी भी जांच कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हमारा कोई वेस्टेज इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप हमारी मदद मत करिएगा, लेकिन एक मौका हमसे हमारा पक्ष जानने का जरूर दीजिएगा। ये बात आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? हमारे देश की जो बहुत सारी पॉपुलेशन सुबह शाम 2 वक्त की रोटी जुटाने में परेशान है, वो लड़ नहीं सकती है। 4-4, 5-5 लाख रुपए बेचारे जीवन करके पूरी में वहाँ छोटा छोटा घर खरीदते हैं वसई विरार में। अभी धारावी के लोग बहुत जा रहे हैं वहाँ पे खरीद रहे हैं। जब बाद में पता लगता है वो 40 जब तक बनती है उसमें पुलिस और महानगर पालिका हफ्ते लेती है, जैसे पिक जाती है वो तोड़ जाते हैं। तो वो 4-5 लाख उस बेचारे गरीब का तो कोई दोष नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है। तो इसकी आवाज किसी न किसी को उठानी पड़ेगी ना, कौन उठाएगा? तो इसलिए हम लोग आपके पास आए कि हम इस जिस सीमा से निकल के आए आपके सामने हम अपनी निवेदन रख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हम चाहते कानून का राज हो, जनरल राज ना हो। हमारे न्यायालय के आदेश को पालन किया जाना चाहिए। जो उनके डिपार्टमेंट वाले सर्कुलर जारी करते कम से कम उसका पालन करें। आपका खुद IPS ऑफिसर बोलता है कि गुनाह हुआ तो 154 CRPC क्या बोलता है? ये तो होता है ना कि अगर दखल पात्र गुनाह की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस अधिकारी की पहली ड्यूटी है FIR दर्ज करे। जांच बात का विषय है। यहाँ क्या चल रहा है? उनका मन आएगा तो FIR दर्ज करेंगे, नहीं मन आएगा तो हम जांच करेंगे। जांच भी कैसे हो रही है? अगर सामने वाले को बुलाया गया, उसने पैसा दे दिया तो तुम्हारी FIR दर्ज नहीं होगी। अगर नहीं दिया तो हाँ ठीक है, आ जाओ देखते हैं आगे क्या करना है। मतलब कुल मिला के कि पैसा है तो काम होगा, पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। तो ये जो सबसे नीचे के पाए का व्यक्ति है वो कहाँ से पैसा लाएगा? उसको कभी न्याय इस देश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसा कि आपको कैसे मालूम पड़ा? जब आपको मालूम पड़ा तो क्या आपने उसकी जानकारी मांगी? हमने हमारे मित्र सुमित्रानंद जी ने एक RTI एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने जवाब दिया, रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट के लास्ट पैरा में हमें उपद्रवी डिक्लेयर किया गया है और उसके बदले में हमने एक RTI डाली, हमसे पूछा है कौन से बेस पे हमको उपद्रवी किया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन आपको आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। पुलिस से आरोप लगा रही है कि आप RTI फाइल करके अपना कुछ पर्सनल काम निकालते हैं। मैंने इस संबंध में माननीय पड़ोसी उसी जो रिपोर्ट का मैंने जिक्र अभी किया उसमें हमारा लिखा हुआ है और उसी के तहत हमने RTI को डाली हुई। क्या बताइए कि हमने कौन सी RTI डाली और किससे हमने प्रशासन को दबाव डाल के हमने कुछ करवाया और कौन सा मेरा काम तुमने किया, लेकिन कोई जवाब अब तक नहीं आया है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे इतने बड़े जीवन में मैं एडवोकेट भी हूँ, मैंने आज तक 10 से 15 RTI डाली होंगी
और वो भी आरटीआई कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, किसी खिलाफ कोई डाला और मैं कोई कंप्रोमाइज हुआ नहीं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।